हाय देयर। आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 601 SME मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 23 से लेकर 30 तक करवाए जाएंगे। आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। लेक्चर नंबर 23 जो कि पहला लेसन है आज की इस वीडियो का, इसमें सबसे पहले है कोलेट्रल। लैंडिंग एग्रीमेंट्स के अंदर कोलेट्रल से मुराद बोरोअर्स की कमिटमेंट होती है प्रोवाइड करने की एक स्पेसिफिक एसेट या फिर प्रॉपर्टी जो है लैंडर को एज अ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी लोन की रीपेमेंट के लिए। उसके बाद है फिर कि अगर बोरोअर जो है वो फेल हो जाता है रीपे करने के लिए लोन, लैंडर जो है वो ले सकता है पोजीशन जो है प्रॉपर्टी का जिसको प्लेज किया गया था एज अ कोलेट्रल। इस केस के अंदर बोरोअर जो है वो लॉस करेगा ओनरशिप जो है कोलेट्रल की और लैंडर जो है वो बन जाएगा न्यू ऑनर। उसके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ कोलेट्रल। बैंकिंग के अंदर कोलेट्रल जो है वो अक्सर यूज़ होता है सिक्योर करने के लिए लोन्स, स्पेशली जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। कोलेट्रल से मुराद यूज़ करना एसेट्स जैसे कि रियल स्टेट ताकि गारंटी किया जाए रीपेमेंट जो है एक लोन की। और उसके बाद है फिर गारंटी। फाइनेंस के अंदर गारंटी से मुराद एक प्रॉमिस होता है जो कि एक पार्टी करती है जो कि जानी जाती है गारंटर के तौर पे या फिर श्योरिटी, ताकि ली जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी डेट के लिए दूसरी पार्टी की। और बोरोअर इन केस के बोरोअर जो है अगर फेल हो जाता है रीपे करना लोन, गारंटर इंश्योर करता है कि लेंडर को रीपे किया जाएगा इवन कि अगर बोरोअर डिफ़ॉल्ट भी कर जाए। उसके बाद है कोलेट्रल और श्योरिटी और गारंटी। कोलेट्रल और श्योरिटी जो है वो सिमिलर टर्म्स हैं फाइनेंस के अंदर, क्योंकि इन दोनों में शामिल है प्रोवाइड करना गारंटीज जो है वो लेंडर्स को लोन रीपेमेंट के लिए, और प्लेज करते हुए एसेट एज अ कोलेट्रल या फिर ऑब्टेन करना श्योरिटी। बोरोअर्स जो है वो अश्योर करते हैं कि लेंडर्स जो है लेंडर्स डेट देयर डेट विल बी रीपेड, यानी कि बोरोअर्स अश्योर करते हैं कि जो लेंडर है उनका जो डेट है वो रीपे होगा। और इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट लेंडर्स के पास ये राइट होता है कि वो सीज कर दे या सेल कर दे जो प्लेज एसेट्स हैं। सो नाउ दी टिपिकल कोलेट्रल। टिपिकल कोलेट्रल के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग है और इसमें जो है वो फर्स्ट सेकंड मॉर्गेजेस है, डिबेंचर ऑन प्रॉपर्टीज़ है और इसके अलावा अदर फिक्स एसेट्स हैं। इसके अंदर चार्जेस हैं, डिबेंचर्स ऑन मशीनरी है, इक्विपमेंट है, व्हीकल है। और शेयर सर्टिफिकेट इन द बोरोइंग कंपनी। शेयर सर्टिफिकेट रिप्रेजेंट करता है ऑनरशिप जो है शेयर के एक कंपनी के अंदर। और उसके बाद है गारंटीज फ्रॉम बैंक्स। सो जो बैंक्स और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं गारंटीज जो है लेंडर्स को बोरोअर्स के बिहाफ के ऊपर। और उसके बाद है कैश रिसीवेबल, इनवॉइसेस, बिल्स, प्रोमिजरी नोट्स हैं। कैश से मुराद एक्चुअल मनी होता है और रिसीवेबल के अंदर इनवॉइस, बिल और प्रोमिजरी नोट जो कि रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ओड टू बोरोअर बाय कस्टमर और अदर पार्टीज। और उसके अलावा है स्टॉक और इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स। स्टॉक या इन्वेंटरी से मुराद फिनिश गुड्स या कमोडिटीज़ जो कि हेल्ड करता है एक बोरोअर सेल के लिए या फिर प्रोडक्शन पर्पजेस के लिए। और रॉ मटेरियल से मुराद बेसिक मटेरियल जो कि यूज़ होता है प्रोडक्शन के अंदर या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर। और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट आ जाता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आ जाता है। और इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो है वो हेल्ड करते हैं बोरोअर्स, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स या फिर म्यूचुअल फंड, ये भी सर्व कर सकता है एज अ कोलेट्रल। सो नाउ दी नेगोशिएशन फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिट। जब नेगोशिएट किया जाए एक लेंडर के साथ शॉर्ट टर्म फैसिलिटी के लिए, वेल प्रिपेयर्ड होना और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना आपकी बिजनेस की और फाइनेंशियल्स की क्रूशल है। और ये फैक्टर्स जो है इनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है नेगोशिएशन आउटकम के ऊपर, ना कि स्पेसिफिक बार्गेनिंग स्किल्स। सो प्रेजेंट करते हुए कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज जो है आपके बिजनेस की, अलॉन्ग विद एक्यूरेट फैक्ट्स और फिगर्स जो है आपकी पास परफॉर्मेंस के बारे में, करंट सिचुएशन और जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है, आप जो है वो क्या आप कर सकते हैं, यू कैन मेक द मोस्ट कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू द लेंडर। सो लेंडर्स सीक्स टू अर्न अ फेवरेबल इंटरेस्ट रेट। लेंडर्स चाहते हैं फेवरेबल इंटरेस्ट रेट जो उनके पैसे के ऊपर, जो उनका पैसा है, जबकि मिनिमाइज करते हुए रिस्क। और वो जनरली जो है वो प्रेफर करते हैं फैसिलिटीज़ और पेमेंट मेथड्स जो कि फेमिलर होते हैं उनके स्टाफ के लिए और रिक्वायर करना मिनिमल बैक ऑफिस एफर्ट।
सो नेगोशिएशन जो है ऐसी होनी चाहिए कि उसका ये नतीजा निकले कि म्यूचुअली बेनिफिशियल आउटकम्स हो, जहाँ पे दोनों पार्टीज जो है वो सेटिस्फाई फील करें। इस्टेब्लिश किया जाए एक पॉजिटिव रिलेशनशिप लेंडर्स के साथ, ये क्रूशल होता है, इससे लॉन्ग टर्म कोलेब्रेशन होती है। और इंटरनेशनल ट्रेडिंग जो होती है, इंगेज होना बैंकिंग सिस्टम के साथ प्रैक्टिकली जो है वो अनअवॉइडेबल होता है, एक्सपोर्टर्स के लिए भी और इम्पोर्टर्स के लिए भी। बहुत से पेमेंट मेथड्स जो है वो कॉमनली यूज़ होते हैं फॉरेन ट्रेडिंग के अंदर, जिसमें शामिल होता है इन्वॉल्वमेंट जो है थर्ड पार्टी की, टिपिकली तौर पर बैंक होल्ड करने के लिए फंड्स या फिर डॉक्यूमेंट्स इन ट्रस्ट अंटिल जो है अंटिल द ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज आर फुलफिल, जब तक के जो है वो ऑब्लिगेशन जो है पार्टीज के दरमियान फुलफिल होती हैं। और जब इंगेज हो इंटरनेशनल ट्रेडिंग के अंदर, रेकमेंड होता है कि एडवाइस ली जाए बैंक से बहुत से पेमेंट मेथड्स के बारे में और जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। सो इम्पोर्टेंट ये होता है कि अपने आप को लिमिट ना रखा जाए। जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है बैंक ब्रोशर्स के अंदर या फिर लीफलेट के अंदर, एक्सप्लोर किया जाए तमाम पॉसिबिलिटीज़ को, ये एसेंशियल है। जबकि इम्पॉर्टेंट होता है कि रिमेंबर रखा जाए कि बैंक जो है वो पॉसेस करता है ज़्यादा नॉलेज, बैंकर्स पॉसेस करते हैं ज़्यादा नॉलेज रिस्क के बारे में, एडवांटेजेस के बारे में और ड्रॉबैक के बारे में हर सिस्टम के। सो इसी वजह से रिलाई करना उनकी एक्सपर्टीज़ के ऊपर और गाइडेंस के ऊपर बेनिफिशियल हो सकता है। सो नाउ द चेकलिस्ट फॉर कमीशन फीस एंड चार्जेस। तो पहली है अप्रेजल फ़ी। ये जो है फीस है जिसको चार्ज करते हैं लेंडर, जो कि परसेंटेज है ऑफ द टोटल लोन अमाउंट। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास कमिटमेंट फ़ी। ये फ़ी जो है वो चार्ज की जाती है अनयूज पोर्शन के ऊपर लोन फैसिलिटी की, जिसका कि बोरोवर के पास जो है वो एक्सेस तो है लेकिन यूटिलाइज नहीं किया। और उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल। इससे मुराद जो है वो इंटरेस्ट जो कि चार्ज किया जाता है रिमेनिंग बैलेंस के ऊपर लोन की, दैट इज़ येट टू बी रीपेड बाय द बोरोवर। और ओवरड्राफ्ट से मुराद एक क्रेडिट फैसिलिटी की फॉर्म है जहाँ पर बोरोवर को अलाउ होता है कि वो ज़्यादा पैसा विड्रॉ करे अपने अकाउंट से जो अवेलेबल है उसके मुकाबले में। और लीगल कॉस्ट एंड चार्जेस। सो ये एक्सपेंसेस होते हैं जो कि एसोसिएट होते हैं प्रिपेयर करने के साथ लीगल डॉक्यूमेंटेशन और इस्टेब्लिश करना चार्जेस, डिबेंचर्स या फिर मॉर्टगेजेस जो एक लोन एग्रीमेंट के अंदर। और मॉर्टगेज फ़ी जो है ये जो है एक फ़ी होती है जो कि बराबर होती है 1% जो है मॉर्टगेज वैल्यू के। और इंश्योरेंस फ़ी होती है जो कि बराबर होती है 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड। और स्टैम्प ड्यूटी होती है जो कि फ़ी इक्वल है 1% जो है ऑफ द वैल्यू चार्ज फॉर द ऑफिशियल स्टैंपिंग। और जो रजिस्ट्रेशन है लोन की या फिर मॉर्टगेज डॉक्यूमेंट्स, और रजिस्ट्रेशन फ़ी है जो कि इक्वल है 2% जो है मॉर्टगेज वैल्यू के चार्ज की जाती है रजिस्टरिंग के लिए लोन की या फिर मॉर्टगेज जो है एप्रोप्राइट अथॉरिटीज़ के साथ। नाउ द रेवेन्यू ऑफिस फ़ी, ये फ़ी जो है चार्ज करता है लेंडर एज अ फ्लैट फ़ी जो है हर डिसबर्समेंट के लिए, स्पेशली कि अगर मल्टीपल डिसबर्समेंट होती है लॉन्ग टर्म के दरमियान, लॉन्ग टर्म के दरमियान। और उसके बाद है चार्जेस फॉर पेमेंट फैसिलिटीज़ सर्विसेज। बैंक जो है वो चार्ज करता है फ़ीस और कमीशन बहुत सी पेमेंट फैसिलिटीज़ के लिए और सर्विसेज के लिए जो वो प्रोवाइड करता है। और उसके बाद है फिर डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट से मुराद परसेंटेज जो कि लेता है बैंक जब डिस्काउंट कर रहा है वो रिसीवेबल। सो नाउ द इम्प्रूविंग योर नेगोशिएटिंग पोजीशन। सक्सीड होने के लिए बैंकिंग सिस्टम में क्रूशल होता है कि इस्टेब्लिश किया जाए एक पॉजिटिव रेपुटेशन कंसिस्टेंटली पूरा करते हुए फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। नाउ द कंक्लूजन। जब बोरो किया जाए तो क्रूशल होता है कि रखा जाए पर्पस को जहन में, और थ्राइव करने के लिए बिजनेस में एसेंशियल होता है कि कॉम्पिटिटिव रहा जाए मिनिमाइज करते हुए कॉस्ट और ओवरहेड। बोरिंग जो है वो तभी की जाए अगर वो ये चीज़ साबित करे कि वो बेटर अल्टरनेटिव है बोरो ना करने के मुकाबले में। इसका मतलब ये कि टर्म्स और कंडीशन जो है लोन की वो लाजमी फेवरेबल हो और अलाइन करे बोरोस की नीड्स और गोल्स के साथ। असेस किया जाए कॉस्ट इफेक्टिवनेस बोरोइंग की,
और ये एसेंशियल होता है इंश्योर करने के लिए कि ये कंट्रीब्यूट करे सक्सेस को भी और जो प्रॉफिटेबिलिटी है बिजनेस की। तो ये हुआ लेसन नंबर 23 यहाँ पर कंप्लीट। लेक्चर नंबर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर एफएम, इसके अंदर क्या होता है, ओवरसी किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है मनी को भी और रिसोर्सेज को भी एक बिजनेस के या फिर ऑर्गेनाइजेशन के, ताकि मीट किया जाए, पूरा किया जाए स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल्स। और मैनेजरियल फाइनेंस जो है वो एक फील्ड है फाइनेंस की जो कि फोकस करती है कि कैसे फाइनेंशियल टेक्निक्स और डिसीजन जो है वो इम्पैक्ट करते हैं मैनेजमेंट और बिजनेस ऑपरेशंस। और उसके बाद फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो की ऑब्जेक्टिव्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वुड बी टू, पहला क्या है कि क्रिएट करना वेल्थ जो है बिजनेस के लिए। सो जो प्राइमरी गोल होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो होता है क्रिएट करना वेल्थ बिजनेस के लिए। दूसरा है जनरेट कैश। सो जो दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो है जनरेट करना कैश। कैश जो है एसेंशियल होता है डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, पे करना एक्सपेंसेस और इन्वेस्ट करना ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर, और पूरा करना फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। और उसके बाद है प्रोवाइड एन एडिकेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंसिडरिंग रिस्क एंड रिसोर्सेज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये भी फोकस होता है कि अचीव किया जाए एक सेटिस्फैक्टरी रिटर्न जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर। नाउ द एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पहला है विनिंग द कैश फ्लो वॉर, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ प्रॉफिट, ब्रेक इवन और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब एक एक करके देखते हैं। सो विनिंग द कैश फ्लो वॉर, न्यू और स्मॉल बिजनेसेस जो है वो उनके अंदर एक कॉमन करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है कि एक्सपीरियंस करते हैं ये रैपिड चेंज होना उनके साइज में और स्ट्रक्चर में, और जो इनिशियल वीक्स होते हैं और मंथ होते हैं ऑपरेशन के, ये बिजनेसेस जो है इनका जो है वो टिपिकली तौर पे एक स्मॉल कस्टमर बेस होती है और हर कस्टमर जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक सिग्निफिकेंट परसेंट इंक्रीज होना सेल्स के अंदर। जब स्मॉल बिजनेस एक्सपीरियंस करते हैं सिग्निफिकेंट इंक्रीज होना सेल्स के अंदर, ये इनकाउंटर भी करते हैं कि इंक्रीज होना एक्सपेंसेस के अंदर भी, एक्सपेंसेस में भी इजाफा होता है क्योंकि जैसे कि रॉ मटेरियल और वेजेस की, और इन एक्सपेंसेस को ज़रूरत होती है कवर्ड होने की इससे पहले कि कस्टमर जो है वो पेमेंट करें। उसका नतीजा ये निकलता है कि फिर बिजनेस को लाजमी फाइंड करना होता है नेसेसरी कैश ताकि वो पूरा कर सकें उनके फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अंटिल के जो मनी है फ्रॉम द कस्टमर इज रिसीव्ड। नाउ द सेंड बिल्स आउट प्रॉम्प्टली, मिनिमाइज करने के लिए जो नीड है एक्स्ट्रा कैश की कि फाइनेंस किया जाए सेल्स ग्रोथ, ये क्रूशल होता है कि मेंटेन की जाए एक लिस्ट जो है डेटर्स की और एक्टिवली परस्यू किया जाए पेमेंट, ऑर्गेनाइज किया जाए लिस्ट को बाय एज ऑफ डेट, हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में अमाउंट ओड और जो ड्यूरेशन है ओवर ड्यू पेमेंट्स की। और उसके बाद है चेक क्रेडिट रेटिंग्स, मैनेज करने के लिए कैश फ्लो इफेक्टिवली एडवाइजेबल होता है कि किया जाए बैकग्राउंड चेक्स जो है न्यू या फिर सिग्निफिकेंट कस्टमर्स के ऊपर और रेपुटेबल या ब्लू चिप कस्टमर्स के लिए कंसिडर फैक्टरिंग द डेट allowing you to receive up to 80% of the owed cash immediately। उसके बाद कीप स्टॉक्स लेवल डाउन, जब स्टार्ट किया जाए एक न्यू बिजनेस अनकॉमन होता है इनिशियल इन्वेंटरी के लिए कि मिसमैच हो कस्टमर की डिमांड के साथ। प्रिडिक्ट करना सेल्स को एक्यूरेटली जो है वो चैलेंजिंग है, क्रूशल होता है कि ऑब्जर्व किया जाए इमर्जिंग पैटर्न को और एडजस्ट किया जाए फ्यूचर ऑर्डर्स को अकॉर्डिंगली। नाउ द टेक क्रेडिट, सक्सेसफुल बिजनेस ऑनर जो है जनरली उनका एम होता है कि मैच करें वो क्रेडिट टर्म्स को दे ऑफर टू कस्टमर विद द क्रेडिट टर्म जो वो हासिल करें ऑब्टेन करें फ्रॉम सप्लायर से। नाउ द अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ प्रॉफिट, एक कंसिडरेबल पोर्शन जो है स्मॉल बिजनेसेस का प्राइमरीली ऑपरेट करता है, प्राइमरीली यूज़ करते हुए कैश एज अ मेन मोड ऑफ ट्रांजैक्शन और इनकम। इसका मतलब ये कि जो मेजॉरिटी है उनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जिसके अंदर दोनों यानी कि रिसीव करना पेमेंट्स और करना परचेस ये की जाती है या तो चेक के ज़रिए या फिर फिज़िकल जो कैश है इन द फॉर्म ऑफ बैंक नोट्स। जो डिस्क्रिपेंसी होती है अकाउंटिंग जो डेफिनेशन है प्रॉफिट की इसके दरमियान और जो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है कैश की क्रिएट करता है फंडामेंटल चैलेंज। कैश और प्रॉफिट जो है वो सेम चीज़ें नहीं हैं इवन इन कैश बेस्ड बिजनेसेस, और इनकी जो कैलकुलेशंस है वो तो आपने अकाउंटिंग के कोर्स के अंदर पढ़ ली होंगी या फिर पढ़ेंगे आप कि कैश और प्रॉफिट के अंदर क्या फ़र्क होता है।
लेकिन यहाँ पे कुछ आपको थोड़ी बहुत इसकी डिटेल बताई जा रही है कैलकुलेशन के बगैर। सो जो फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं कैश और प्रॉफिट्स के दरमियान, उनको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया जा सकता है तीन चीज़ों के ज़रिए: रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, कॉस्ट ऑफ सेल और मैचिंग एक्सपेंसेस। तो एक एक करके अब थोड़ा इसको देखते हैं। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग के अंदर इनकम जो है वो टिपिकली तौर पे उसको रिकग्नाइज किया जाता है एज अर्न जब गुड्स या सर्विस जो है वो डिस्पैच होते हैं या फिर इनवॉइस जो है वो भेजी जाती है। और कॉस्ट ऑफ सेल सो कैलकुलेट किया जाता है स्टॉक यूज्ड को ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। ये जो क्रूशल होता है मैनेज करने में इन्वेंटरी। सो डिटरमाइन करने के लिए इसको आप जो है वो ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक टू दी परचेजेस मेड ड्यूरिंग द पीरियड, और सब्ट्रैक्ट करते हैं एंडिंग स्टॉक जो है। और ये कैलकुलेशन आपको अलाउ करती है कि असेस करें अमाउंट ऑफ स्टॉक जो कि यूटिलाइज हो चुका है गिवन टाइम फ्रेम के दरमियान, और इंश्योर करता है एक्यूरेट इन्वेंटरी मैनेजमेंट। सो बिजनेस के अंदर मटेरियल जो है वो यूज जो होते हैं आर ऑफन अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंस एंड आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर एक्सपेंस। नाउ द मैचिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंस जो एक ब्रॉड टर्म है जो कि यूज़ की जाती है डिस्क्राइब करने के लिए कॉस्ट जो कि एसोसिएट है सेलिंग, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जो एडवर्टाइजिंग है कंपनी के प्रोडक्ट की या सर्विस की। और ये एक्सपेंसेस जो होते हैं इनमें शामिल हो सकता है अनपेड आइटम्स। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो है उसका एम होता है कि अलाइन करना इनकम और एक्सपेंडिचर पीरियड के साथ इन विच दे वर इनकर्ड, इंश्योरिंग के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करते हैं कॉस्ट और रेवेन्यूज जो है एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर। नाउ द ब्रेक इवन, ब्रेक इवन जो है वो एक ब्रेक इवन पॉइंट एक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करते हुए ये अंदाज़ा लगाया जाता है, ये कैलकुलेट किया जाता है, एक्चुअली कैलकुलेट किया जाता है बल्कि कि कहाँ पर टोटल रेवेन्यू जो है वो बराबर होता है टोटल कॉस्ट के, और इसको कैलकुलेट किया जाता है यूज़ करते हुए फार्मूला। सो फिक्स कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट से मुराद वो एक्सपेंसेस जो कि कांस्टेंट रहते हैं, उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लेवल ऑफ सेल क्या है या प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन कितनी हो रही है या कितनी सेल बढ़ रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसके मुकाबले में वेरिएबल कॉस्ट जो होती है ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो फ्लक्चुएट करते हैं, डिपेंड करता है कि कितनी सेल हो रही है या फिर प्रोडक्शन हो रही है। अब ये एक एग्जांपल है यहाँ पर, इस एग्जांपल के अंदर फिक्स कॉस्ट जो है वो है $10,000 और रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन से ग्राफ के ऊपर, क्योंकि फिक्स है तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी, ऊपर नीचे नहीं होगी। और डायगोनल लाइन के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है वेरिएबल कॉस्ट को, क्योंकि वेरिएबल है इस वजह से उसकी लाइन ऊपर नीचे होगी। और प्लान क्या है कि परचेज करना हर यूनिट जो है एट अ कॉस्ट ऑफ $3, यानी कि $3 के ऊपर हर यूनिट को परचेज किया जाएगा। सो यानी कि जो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है हर यूनिट की वो आ रही है $3, क्योंकि परचेज किया जा रहा है $3 के ऊपर हर यूनिट। और गोल ये कि ब्रेक इवन पॉइंट को मालूम करना जहाँ पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होता है, और प्लान ये कि हर यूनिट को बेचा जाए $5 के ऊपर। सो अब उसी की कैलकुलेशन यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है फार्मूले के ज़रिए कि किस तरीके से ब्रेक इवन निकाला गया है। सो फिक्स कॉस्ट जो है वो बराबर है सेलिंग प्राइस माइनस यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, और ब्रेक इवन बराबर होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। सो फिक्स कॉस्ट 10,000 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस जो कि है 5 माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो कि 3, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5000 यूनिट्स हमारे पास आंसर आ रहा है। सो ब्रेक इवन पॉइंट इसका निकला हमारे पास 5000 यूनिट्स, और इसको आप खुद से भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो ये वाला लेसन यहाँ पर हुआ कंप्लीट। लेक्चर नंबर 25, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो कि जाना जाता है करंट एसेट मैनेजमेंट के तौर पर भी एक क्रिटिकल कंपोनेंट है ओवरऑल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। बिजनेसेस के लिए उसका प्राइमरीली फोकस होता है इफेक्टिवली मैनेज करना करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़।
उसके बाद है मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल से मुराद फंड्स होते हैं जो कि रिक्वायर करता है एक बिजनेस ताकि सपोर्ट करे उसके डेली ऑपरेशंस को। और उसके बाद है फिर टोटल वर्किंग कैपिटल कंपोज ऑफ टू पार्ट्स, इसके दो पार्ट्स हैं, रेगुलर कैपिटल और वेरिएबल कैपिटल। रेगुलर कैपिटल जो होता है, रेगुलर वर्किंग कैपिटल, ये एसेंशियल होता है एक बिजनेस के लिए। ये रिप्रेजेंट करता है परमानेंट इन्वेस्टमेंट जो कि ज़रूरी होती है मेंटेन करने के लिए मिनिमम क्वांटिटी रॉ मटेरियल्स की, फिनिश गुड्स की या फिर कैश की। और उसके बाद है फिर वेरिएबल कैपिटल। जो वेरिएबल पोर्शन है वर्किंग कैपिटल का इनिशियली गेट्स एलोकेटेड टू रॉ मटेरियल जो कि सब्सिक्वेंटली ट्रांसफॉर्म होते हैं फिनिश गुड्स के अंदर। और उसके बाद है डिफरेंट सेंसेस ऑफ वर्किंग कैपिटल, इसमें ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जो है वो टोटल वैल्यू है करंट एसेट की, और इसमें शामिल है दोनों नेट वर्किंग कैपिटल और करंट लाइबिलिटीज़। और नेट वर्किंग कैपिटल जो है ये सरप्लस होता है करंट एसेट्स का करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर। और उसके बाद है फिर जो रेशियो है एक साउंड फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो एसोसिएट है 2:1 रेशियो के साथ करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के दरमियान। सिग्निफिकेंस जो है वर्किंग कैपिटल का, उसके अंदर कन्वर्जन है कैश की इनटू इन्वेंटरी, और कन्वर्जन है इन्वेंटरी की इनटू रिसीवेबल, और कन्वर्जन है रिसीवेबल की इनटू कैश। फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, उसके अंदर साइज आ जाता है बिजनेस का, इससे मुराद स्केल्स और मैग्नीट्यूड। अक्सर उसको मेजर किया जाता है फैक्टर्स से, जैसे कि रेवेन्यू, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ या फिर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। और उसके बाद आता है नेचर ऑफ प्रोसेस, इससे मुराद स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ और ऑपरेशन जो कि शामिल होते हैं प्रोडक्शन में या प्रोविजन में गुड्स और सर्विसेज के। और उसके बाद है फिर प्रोपोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड टोटल कॉस्ट। जो प्रोपोर्शन है रॉ मटेरियल टू द टोटल कॉस्ट रिप्रेजेंट करता है ये रिलेटिव कंट्रीब्यूशन रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस का ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर में एक बिजनेस के। और उसके बाद है फिर टर्म्स ऑफ सेल्स एंड परचेज, इससे मुराद जो वो कंडीशंस और एग्रीमेंट जो कि इस्टेब्लिश होते हैं एक बिजनेस और उसके कस्टमर्स या फिर सप्लायर्स के दरमियान। उसके बाद है टर्नओवर ऑफ इन्वेंटरीज, ये रिलेट करता है फ्रीक्वेंसी को with which a business sales या फिर रिप्लेनिश करता है उसकी इन्वेंटरी। और उसके बाद फिर लेबर वर्सेस कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव जो है वो इस बिजनेस ऐसा होता है जो कि रिलाई करता है ज़्यादा हैविली जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज और मैनुअल लेबर के ऊपर, जबकि कैपिटल इंटेंसिव रिलाई करता है सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर मशीनरी, इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी में। और कैश रिक्वायरमेंट्स, इससे मुराद अमाउंट ऑफ मनी जो कि ज़रूरी होता है एक बिजनेस को कि वो पूरा करे उसकी फाइनेंशियल एप्लीकेशंस। और उसके बाद है फिर बैंकिंग फैसिलिटीज़, इसके अंदर सर्विसेज और प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऑफर करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बिजनेसेस को। और उसके बाद है सीजनल रिक्वायरमेंट्स, इससे मुराद स्पेसिफिक नीड्स और फ्लक्चुएशन जो डिमांड के अंदर जो कि बिजनेस एक्सपीरियंस करता है सीजनल वेरिएशंस के दरमियान, वेरिएशंस की वजह से, सीजनल वेरिएशंस की वजह से। और उसके बाद है कंटिजेंसीज, ये जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स या सिचुएशन होते हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं एक बिजनेस की फाइनेंशियल, एक बिजनेस के ऑपरेशन या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। नाउ द डिटर्मिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल नीड। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो एक स्मॉल एंटरप्राइज की स्पेसिफिक होती है हर यूनिट के लिए और डिपेंड करती है जो नेचर है बिजनेस की। और जो इसका फार्मूला है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का वो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस इन प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन ईयर। So now the ingredients of working capital management in a small enterprise, इसके जो ingredients है, पहला है बजट दी मटेरियल रिक्वायरमेंट, क्रिएट किया जाए एक प्लान या बजट नेसेसरी मटेरियल जो ज़रूरी है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। और उसके बाद है प्रोडक्शन गोज ऑन अनइंटरप्टेड, मेंटेन करना है कंटिन्यूस और अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन प्रोसेस ताकि मिनिमाइज़ किया जाए डिस्ट्रप्शन और मैक्सिमाइज़ किया जाए एफिशिएंसी। उसके बाद है रियलाइज कैश फास्ट, फोकस करना स्ट्रेटजीज़ के ऊपर के स्पीड अप किया जाए रियलाइजेशन जो है कैश की सेल्स से। और उसके बाद फिर फॉलो द बिल्स, ट्रैक रखा जाए और मैनेज किया जाए आउटस्टैंडिंग बिल्स पेबल सप्लायर के लिए। और उसके बाद है फिर आइडेंटिफाई सरप्लस कैश, रिव्यू रेगुलरली रिव्यू किया जाए और आइडेंटिफाई किया जाए कोई भी सरप्लस कैश जो है बिजनेस के अंदर। और उसके बाद फिर वर्किंग कैपिटल सोर्सेस एक्सप्लोर किया जाए बहुत से सोर्सेस को वर्किंग कैपिटल के ताकि पूरा किया जाए बिजनेस की फाइनेंशियल नीड्स। नाउ द लेक्चर नंबर 26 रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट क्या है? इससे मुराद प्रोसेस है अट्रैक्ट करने का, स्क्रीन करने का, सिलेक्ट करने का इंडिविजुअल्स जो कि पोजेस करते हैं नेसेसरी क्वालिफिकेशन और स्किल्स एक स्पेसिफिक जॉब वैकेंसी के लिए। और दूसरी तरफ सिलेक्शन की अगर बात की जाए तो ये प्रोसेस है चूज़ करने का मोस्ट सूटेबल इंडिविजुअल्स पूल से एप्लीकेंट्स के जिनको आइडेंटिफाई किया गया रिक्रूटमेंट के दरमियान। नाउ दी डिफाइनिंग जॉब रिक्वायरमेंट्स।
सो एफिशिएंट सिलेक्शन जो है वो रिक्वायर करती है एक सिस्टमेटिक अप्रोच के डिफाइन की जाए रिक्वायरमेंट्स जो है वो हर टास्क की, और ये जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है कंसिस्ट करता है 3 फेजेस। पहला है कंडक्टिंग जॉब एनालिसिस, दूसरा है डेवलपिंग जॉब डिस्क्रिप्शन और तीसरा है प्रिपेयरिंग जॉब स्पेसिफिकेशंस। सो जॉब एनालिसिस जो है वो प्रोसेस है इन्वेस्टिगेट करने का और गैदर करने का रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हर टास्क के बारे में एक जॉब रोल के अंदर इंक्लूडिंग इट्स रिक्वायर्ड स्किल्स, एबिलिटीज़, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और ये कवर करता है जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट टू विच इट रिलेट, यानी कि स्पेसिफाई करना डिपार्टमेंट, और उसके बाद लाइन ऑफ सुपरविजन, इंडिकेटिंग द रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर या फिर चेन ऑफ कमांड जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब इंक्लूडिंग मेजर एंड माइनर ड्यूटीज। सो प्रोवाइड करना डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो है जॉब का इंक्लूडिंग दोनों मेजर और माइनर ड्यूटीज़। और उसके बाद फिर रिलेशनशिप विद अदर जॉब्स, और इसमें जो है वो क्या है अंडरस्टैंडिंग जो है कनेक्शंस की और जो पोटेंशियल करियर पाथ जो कि एसोसिएट हैं जॉब रोल के साथ, जैसे कि प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ फॉर ट्रांसफ़र और जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है प्रोग्रेस के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और उसके बाद यूनिक जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स, इससे मुराद जो है वो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स जो कि रिलेट हैं जॉब से, जैसे कि उसकी लोकेशन या फिजिकल सेटिंग। और उसके बाद फिर टाइप ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट यूज़, ये डिस्क्राइब करता है स्पेसिफिक मटेरियल्स, टूल्स, मशीनरी या फिर इक्विपमेंट जो कि यूटिलाइज होते हैं परफॉर्म करने में जॉब टास्क। और उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये आउटलाइन करता है जो डिज़ायर्ड लेवल ऑफ एजुकेशन है या फिर स्पेसिफिक डिग्रीज या सर्टिफिकेट जो कि रिक्वायर्ड हैं जॉब रोल के लिए। उसके बाद फिर एक्सपीरियंस, इससे मुराद जो है वो लेवल या फिर प्रायर वर्क एक्सपीरियंस या स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड एक्सपीरियंस जो कि ज़रूरी होता है सक्सीड होने के लिए रोल के अंदर। और उसके बाद फिर मेंटल एंड मैनुअल डेक्स्टरिटी। सो ये रिलेट करता है कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के साथ और जो फिज़िकल स्किल्स नेसेसरी हैं जॉब के लिए। और उसके बाद है फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स, ये स्पेसिफाई करता है कोई भी फिज़िकल एट्रीब्यूट्स या कैपेबिलिटी जो कि रिक्वायर्ड होता है जॉब के लिए, जैसे कि स्ट्रेंथ, एगिलिटी, स्टेमिना या फिर विजुअल एक्विटी। और उसके बाद फिर वर्किंग कंडीशन, ये कवर करता है एनवायरमेंटल और सिचुएशनल एस्पेक्ट्स जो है जॉब के, जैसे कि वर्किंग आवर्स, शिफ्ट्स, पोटेंशियल हैज़ार्ड्स या फिर कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन जो कि इम्पैक्ट कर सकती है जॉब रोल या उसकी परफॉर्मेंस। नाउ द जॉब डिस्क्रिप्शन एक रिटर्न एग्रीमेंट है जो कि आउटलाइन करता है मेजर और माइनर ड्यूटीज़ जो कि एसोसिएट हैं एक पार्टिकुलर टास्क या जॉब रोल के साथ। उसके बाद जॉब स्पेसिफिकेशन जो कि आउटलाइन करता है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर क्वालिफिकेशन जो कि रिक्वायर्ड होती है रिक्वायर्ड फॉर इंडिविजुअल टू सक्सेसफुली परफॉर्म अ जॉब। और ये डिस्क्राइब करती है क्वालिटीज़, नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटी जो कि एक एप्लीकेंट को लाजमी पोजेस करना चाहिए ताकि वो पूरा कर सके जॉब रिक्वायरमेंट्स। और उसके बाद है फिर रिक्रूटमेंट इंगेजिंग द एम्प्लॉय। सो प्रोसेस जो है सिलेक्शन का इसमें शामिल है ट्रांसलेट करना जॉब स्पेसिफिकेशंस जो कि आउटलाइन करती है रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स एक जॉब के लिए इनटू द एक्चुअल रिक्वायरमेंट के अंदर एक एम्प्लॉय की। और इसको अचीव किया जाता है एक्सप्लोर करते हुए जो मेन सोर्सेज हैं पोटेंशियल कैंडिडेट्स के। और सिलेक्शन प्रोसेस के दरमियान रिक्रूटर्स या हायरिंग मैनेजर्स यूटिलाइज करते हैं बहुत से मेथड्स ताकि अट्रैक्ट करें और आइडेंटिफाई करें इंडिविजुअल्स जो कि पोजेस करते हैं नेसेसरी क्वालिफिकेशन जॉब्स के लिए। सो फिर करंट एम्प्लॉयज़ और रेफरेंसेस, करंट एम्प्लॉयज़ जो वैल्यूएबल सोर्स हो सकते हैं रेफरेंस की क्योंकि ये फेमिलर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी और उसके कल्चर के साथ भी। और उसके बाद फिर न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, जॉब एडवर्टाइजमेंट करना न्यूज़पेपर के अंदर एक कॉमन मेथड है अट्रैक्ट करने के लिए इंडिविजुअल्स जो है एप्रोप्राइट क्वालिफिकेशन के साथ एक पोजीशन के लिए। और उसके बाद फिर ड्रॉप इन एप्लीकेंट्स, ये इंडिविजुअल्स होते हैं जो विजिट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रायर अपॉइंटमेंट के साथ ताकि इंक्वायर करें इफ़ एनी और जॉब ओपनिंग आर अवेलेबल। अनसोलिसाइटेड एप्लीकेशन, इससे मुराद जो है वो जब इंडिविजुअल सबमिट करते हैं अपने रेज्यूमे या फिर एप्लीकेशन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को विदाउट आ स्पेसिफिक जॉब वैकेंसी बीइंग एडवर्टाइज। सो ये इंडिविजुअल जो है वो अप्लाई करते हैं इस एंटिसिपेशन के साथ कि फ्यूचर वैकेंसी की या फिर
वो इंटरेस्टेड होते हैं वर्क करने में उस कंपनी के लिए। सो एडवांटेजेस हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो मेंटेन करें एक रिकॉर्ड जो है अनसोलिसाइटेड एप्लीकेशंस का, क्योंकि इंडिविजुअल्स ने जो है वो शो किया इंटरेस्ट कंपनी के अंदर और उनकी क्वालिफिकेशंस और स्किल्स को कंसिडर किया जा सकता है फ्यूचर जॉब ओपनिंग्स के लिए। उसके बाद फिर टेक्निकल जर्नल्स, ये जो है पब्लिकेशंस हैं जिनका फोकस होता है स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ के ऊपर या फिर टेक्निकल फील्ड्स के ऊपर। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो एक वैल्यूएबल सोर्स है पोटेंशियल कैंडिडेट्स के लिए। और उसके बाद है फिर एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़। एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज दोनों तरह की, प्राइवेट और पब्लिक, ये एक्ट करती हैं इंटरमीडियरीज के तौर पर जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयर्स के दरमियान। और उसके बाद है फिर फॉर्मर एम्प्लॉयज़ हु मे हैव वॉलंटरली क्वाइट। फॉर्मर एम्प्लॉयज़ जो कि प्रीवियसली वर्क कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो वैल्यूएबल सोर्स हो सकते हैं पोटेंशियल री हायरिंग के लिए। लेक्चर नंबर 27, सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या है, जो प्रोसेस है सिलेक्शन का इसके अंदर है शामिल आइडेंटिफाई करना, चूज़ करना मोस्ट सुटेबल इंडिविजुअल जो है एक स्पेसिफिक जॉब रोल के लिए, जो कि बेस करता है उनकी क्वालिफिकेशन के ऊपर, स्किल्स के ऊपर और कॉम्पिटेंस के ऊपर। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें तमाम चीज़ें शामिल हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं स्क्रीन के ऊपर, और इनको एक एक करके देखते हैं। एप्लीकेशन ब्लैंक, ये फाइल जो सर्व करती है एज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड किसका, एप्लीकेंट्स का, और अलाउ करता है एक थोरो रिव्यू जो है उनके पोटेंशियल का। और उसके बाद है पर्सनल इंटरव्यू। जो पर्पस है इस इंटरव्यू का वो है एसर्टेन करना टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज जो है कैंडिडेट की, और उसकी कैपेसिटी के पूरा करे जो रिक्वायरमेंट है पोजीशन की। और जो फंडामेंटल मिस्टेक्स जो है वो कमिट होती हैं इंटरव्यू में वो हैं क्या, इनसफिशिएंट टाइम स्पेंड करना एनालाइज करते हुए जॉब रिक्वायरमेंट्स, और फेल हो जाना, फेलियर टू आस्क अप्रोप्रिएट क्वेश्चन के असेस किया जाए कैंडिडेट की स्ट्रेंथ्स और वीकनेस, और ओवर रिलायंस होना इंस्टिंक्ट के ऊपर ना के कंडक्ट करना एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। उसके बाद फिर चेकिंग रेफरेंसेस। जो रेफरेंसेस प्रोवाइड करता है एप्लीकेंट उसको वेरीफाई करना चाहिए उनसे कांटेक्ट करते हुए, टेलीफोन के ज़रिए भी, और आइडियली तो ये है कि एक रिटन लेटर के ज़रिए। नाउ द एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। पहला टेस्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट। मेजर करता है ये टेस्ट टैलेंट्स एरियाज़ के अंदर, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैनुअल, डेक्सटेरिटी वगैरह। और उसके बाद है अचीवमेंट टेस्ट। मेजर करता है परफॉर्मेंस और स्किल प्रोफिशेंसी। और इंटेलिजेंस टेस्ट एक्चुअली ये असेस करता है जनरल मेंटल एबिलिटीज़ इंक्लूडिंग वर्बल स्किल्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन। और उसके अलावा पर्सनैलिटी टेस्ट, ये हेल्प करता है सिलेक्ट करने में मैनेजर्स, जो कि बेस करता है उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स के ऊपर। नाउ द फाइनल इंटरव्यू, ये असेसमेंट जो है इसका एम है फॉर्म करना एक फाइनेंशियल इंप्रेशन जो है वो कैंडिडेट की, फोकसिंग ऑन इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन की जाती है ताकि असेस किया जाए कि क्या कैंडिडेट मीट करता है रिक्वायर्ड हेल्थ स्टैंडर्ड्स जॉब के लिए। और उसके बाद ओरिएंटेशन, न्यू एम्प्लॉई को रिसीव करना चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव ओरिएंटेशन, जिसके अंदर शामिल है इन्फॉर्मेशन जो है कंपनी की पॉलिसीज़ के बारे में और जॉब स्पेसिफिक्स के बारे में। सर्टन एम्प्लॉयर्स के पास जो है वो एम्प्लॉई हैंडबुक होती है, जिसके अंदर रिटर्न इन्फॉर्मेशन होती है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में कंपनी के। उसके बाद फिर वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कंपनसेशन प्लान का वो है मोटिवेट करना एम्प्लॉयज़ के वो परफॉर्म करें हायर लेवल के ऊपर। और जो एलिमेंट्स हैं वेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें शामिल है, पहला डिटरमाइन करना वेज और सैलरी लेवल, और इस्टेब्लिश करना एक वेज और सैलरी स्ट्रक्चर, और इंडिविजुअल वेज डिटर्मिनेशन चूज़ करना, एक मेथड ऑफ पेमेंट प्रोवाइड करना, इंडिविजुअल कंपनसेशन या फ्रिंज बेनिफिट्स। और इसके अलावा है इंश्योर करना मैनेजमेंट कंट्रोल ओवर द कंपनसेशन प्लान। वेज एंड सैलरी लेवल एंड स्ट्रक्चर। वेज रेट जो है वो डिटरमाइन होनी चाहिए जो कि बेस करे इन फैक्टर्स के ऊपर जो आपको बताए जा रहे हैं। पहला है प्रिवेलेंट वेज लेवल जो इंडस्ट्री के अंदर वो, और इसके अलावा कंप्लाइंस होना जो मिनिमम वेज लॉज हैं वो, और जो दूसरी रिलेवेंट रेगुलेशन है गवर्निंग कंपनसेशन, और जो कंसिड्रेशन है स्टैंडर्ड्स की और वैल्यूज़ की जिसको सेट किया एंटरप्रेन्योर ने, और एंड ऑब्टेनिंग कंसेंट फ्रॉम ट्रेड यूनियन से कंसेंट लेना इफ़ एप्लीकेबल।
सो कंसिडर करते हुए इन फैक्टर को एक स्मॉल फर्म जो है वो अट्रैक्ट कर सकती है और रिटेन कर सकती है प्रोडक्टिव वर्कफोर्स। नाउ द वेज डिटर्मिनेशन एंड मेथड ऑफ पेमेंट। सेकंड स्टेप जो है सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन में वो है डिटरमाइन करना कंपनसेशन जो है हर पोजीशन के लिए। और उसके बाद है फिर कि इस्टेब्लिशिंग द वेज स्ट्रक्चर। सो क्रूशल होता है कि क्रिएट किया जाए मोटिवेशन जो है वो स्टाफ के लिए to strive for vertical growth in the organization. Additionally, incentives और जो फ्रिंज बेनिफिट्स एसोसिएट हैं हर पोजीशन के साथ डिटरमाइन होना चाहिए। और स्मॉल फर्म जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकती है स्पेशल रिवॉर्ड जो है अट्रैक्ट करने के लिए क्वालिफाइड हार्ड वर्किंग और लॉयल स्टाफ, जबकि ऑफर करना बेनिफिट्स जो है वो मैनेजर्स को प्रेजेंट करता है एक यूनिक चैलेंज जो रिक्वायर करता है केयरफुल कंसिडरेशन। सो नाउ द कंटिन्यूड। सो पॉपुलर फॉर्म्स जो हैं ऑफ बेनिफिट्स गिवन टू देम, उसमें कौन कौन सा शामिल है? उसमें स्टॉक ऑप्शंस है, प्रॉफिट शेयरिंग है, यूज़ है कंपनी व्हीकल का और क्लब मेंबरशिप है। सो इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज स्मॉल फर्म्स को डेवलप करना चाहिए एक प्रोडक्टिव सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन प्लान, और जो की ऑब्जेक्टिव हैं एक गुड सैलरी प्रोग्राम के वो है मेंटेन करना कॉम्पिटिटिवनेस, अट्रैक्ट करना हाई कैलिबर मैनेजर्स और रिवार्ड देना सुपीरियर परफॉर्मेंस, और मोटिवेट करना स्टाफ को कि अचीव करें हायर लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। सो टू इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो हैं एक एफिशिएंट कंपनसेशन प्लान के वो हैं क्या? इट शुड लिंक रिवार्ड एंड परफॉर्मेंस। इसको इस्टेब्लिश करना चाहिए क्लियर लिंक रिवार्ड और परफॉर्मेंस के दरमियान, इंश्योरिंग के रिवार्ड डायरेक्टली टाइड हो इंडिविजुअल या टीम की अचीवमेंट के साथ, और इट शुड इंश्योर पेमेंट ऑफ रिवार्ड एज सून एज आफ्टर अचीवमेंट। इसको इंश्योर करना चाहिए प्रॉम्प्ट पेमेंट जो है रिवार्ड की सून आफ्टर द अचीवमेंट या अकम्पलिशमेंट के बाद, और रीइंफोर्सिंग द कनेक्शन बिटवीन द परफॉर्मेंस एंड कंपनसेशन। नाउ द कंपनसेशन प्लान सुइटेबल फॉर स्मॉल बिजनेसेस। सो वो कौन कौन से हैं? पहला है स्ट्रेट सैलरी, ये जो है फिक्स अमाउंट है सैलरी का जो कि दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को रिगार्डलेस कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है या आउटपुट क्या है। उसके अलावा आवरली वेज जो कि बेस करता है नंबर ऑफ आवर्स वर्क, यानी कि कितने घंटे काम किया है उसके ऊपर बेस करता है। उसके बाद है पीस रेट जो कि बेस करता है नंबर ऑफ यूनिट्स जो उन्होंने प्रोड्यूस किए या फिर टास्क उन्होंने कंप्लीट किए। और उसके बाद है कमीशन बेस्ड ऑन सेल, एम्प्लॉय रिसीव करता है एक परसेंटेज ऑफ सेल्स जो है कमीशन जो है वो परसेंटेज ऑफ सेल्स के मुताबिक जो है वो रिसीव करता है जो उसने की। और उसके अलावा कम्बिनेशन ऑफ सैलरी एंड कमीशन, और ये अप्रोच जो है इस अप्रोच में क्या होता है कि एक फिक्स सैलरी भी दी जाती है एक तरफ और एक वेरिएबल कमीशन कंपोनेंट होता है जो कि बेस करता है सेल्स या परफॉर्मेंस के ऊपर। लेक्चर नंबर 28 ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से मुराद प्रोसेस है एक्वायर करने का नॉलेज स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज, और ये किया जाता है टीचिंग ऑफ प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल स्किल्स के ज़रिए। और उसके बाद है फिर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से मुराद एक्टिविटीज़ और इनिशिएटिव्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल अंडरटेक करते हैं ताकि प्रिपेयर हों फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ के लिए। उसके बाद है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का फोकस होता है इंप्रूव करने के ऊपर परफॉर्मेंस जो इंडिविजुअल्स की और ग्रुप्स की एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? सो पहला ये कि परफॉर्म की जाए जॉब इम्प्रूवमेंट, और उसके बाद ये कि डेवलप किया जाए एम्प्लॉयज़ को न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, उसके बाद प्रिपेयर किया जाए एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन के लिए, और उसके बाद रिड्यूस किया जाए एक्सीडेंट्स और वेस्टेज, और उसके बाद टू इंस्ट्रक्ट इन दी ऑपरेशन ऑफ न्यू इक्विपमेंट, यानी कि न्यू इक्विपमेंट के ऑपरेशन में हिदायत करने के लिए, और उसके बाद ये कि इंश्योर किया जाए मैनेजमेंट सक्सेशन। सो एंटरप्रेन्योर को ज़रूरत होती है कि हो उनके पास एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट और एम्प्रेस करें कंटिन्यूस लर्निंग। सो ट्रेनिंग जो है वो एक वन टाइम इवेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया और ख़त्म, बल्कि एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। और उसके बाद ये कि ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले ऑनर या मैनेजर को डिटरमाइन करना चाहिए कि किस तरह की ट्रेनिंग से जो है वो मीनिंगफुल चेंज आएगा, और चेंज से मुराद ये कि अचीव करना इम्प्रूव्ड एबिलिटीज़। सो द चेंज शुड अकर इन दी फॉलोइंग 5 एरियाज। सो 5 एरियाज हैं। पहला है नॉलेज, इससे मुराद जो है वो एक्यूमुलेशन है इन्फॉर्मेशन की जो कि एक इंडिविजुअल करता है, और उसके ज़रिए वो जो है उसको यूटिलाइज करते हुए वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है और डिसीजन मेकिंग करता है। उसके बाद है एटीट्यूड। एटीट्यूड जो है वो मेंटल स्टेट या डिस्पोजिशन है जो कि ड्राइव करती है कि इंडिविजुअल की मोटिवेशन के वर्क करें टूवर्ड पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ।
उसके बाद है एबिलिटी। एबिलिटी से मुराद लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी या फिर स्किल जो कि एक इंडिविजुअल पॉजेस करता है परफॉर्म करने में एक स्पेसिफिक टास्क। और उसके बाद है जॉब परफॉर्मेंस। ये जो है जॉब परफॉर्मेंस जो है वो इवेल्युएट्स कितना बेहतर जो एक इंडिविजुअल जो वो मीट करता है एक्सपेक्टेशन और जो रिक्वायरमेंट एक पर्टिकुलर पोजीशन की। और उसके बाद है ऑपरेशनल रिजल्ट। ऑपरेशनल रिजल्ट जो वो इंडिकेट करता है जो लेवल ऑफ अचीवमेंट और सक्सेस जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने अटेन की रीच करने में उसके ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स। उसके बाद है फिर कंडीशंस फैसिलिटेटिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन स्मॉल बिजनेस। सो पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ अ बोर्ड दैट इंसिस्ट ऑन मैनेजमेंट सक्सेशन प्रोग्राम एंड इट्स फॉलो अप। जो प्रेजेंस है बोर्ड की जो कि एम्फेसाइज करता है इम्पोर्टेंस जो है मैनेजमेंट सक्सेशन प्रोग्राम की और इंश्योर करता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग। और उसके बाद स्टडी ग्रोथ ऑफ कंपनी विच स्टिमुलेट्स द नीड टू प्रिपेयर स्टाफ फॉर फोरसीएबल चेंज। सो जैसे कंपनी एक्सपीरियंस करती है स्टडी ग्रोथ वो जनरेट करती है कि नीड जो है वो प्रोएक्टिवली ट्रेन की और डेवलप करने की स्टाफ मेंबर्स को कि वो अडॉप्ट करें एंटिसिपेटेड चेंज को। और उसके बाद है रिकग्निशन ऑफ नीड फॉर ट्रेनिंग बाय द एंटरप्रेन्योर हु डिवोट्स हिज टाइम एंड एनर्जी टुवर्ड्स इट। सो एंटरप्रेन्योर जो है एक एंटरप्रेन्योर जो कि रिकग्नाइज करता है सिग्निफिकेंस जो है ट्रेनिंग की और एक्टिवली इन्वेस्ट करता है टाइम और एफर्ट इम्प्लीमेंट करने में ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स। उसके बाद है फ्रीडम गिव बाय एंटरप्रेन्योर टू यंग एग्जीक्यूटिव टू न्यू एक्सपेरिमेंट विद न्यू आइडियाज एंड एक्सेप्ट रिस्क कनेक्टेड विद इट। सो एंटरप्रेन्योर ग्रांट करते हैं फ्रीडम जो यंग एग्जीक्यूटिव को कि एक्सपेरिमेंट करें न्यू आइडियाज़ और इनकरेज करें उनको कि वो रिस्क लें जो कि एसोसिएट हैं उन आइडियाज़ के साथ। और उसके बाद फिर डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी डेलीगेट करना। यानी किस हद तक जो है वो एंटरप्रेन्योर जो है वो डेलीगेट करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एम्प्लॉयज़ को, अलाउ करता है उनको कि वो लें ऑनरशिप और कंट्रीब्यूट करें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। नाउ द मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। और पहला है ऑन जॉब ट्रेनिंग जो कि कॉमनली यूज और प्रैक्टिकल टेक्निक है स्मॉल बिजनेसेस के अंदर। जो ड्यूरेशन होती है ट्रेनिंग की वो वेरी करती है बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर बेस करता है टास्क की। और जो एम्प्लॉय लेवल है एक्सपीरियंस का रेंज करता है वो फ्यू आवर्स से सेवरल डेज तक। सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज गिवन इन 3 फेजेस। 3 फेजेस में पहला है डिमॉन्स्ट्रेशन। जॉब जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट की जाती है ट्रेनिंग को with each stage explained in detail। और डिमॉन्स्ट्रेशन होती है एट अ स्लो पेस, अलाउ करता है ट्रेनिंग को कि वो आस्क करे क्वेश्चन और प्रोवाइड करे फीडबैक ताकि इंश्योर करे वो जो अंडरस्टैंडिंग है वर्क प्रोसीजर की है। उसके बाद फिर परफॉर्मेंस। डेमोन्स्ट्रेशन के बाद ट्रेनी अप्लाई करता है जो कुछ उसने सीखा होता है प्रीसीडिंग स्टेज के अंदर। उसके बाद इंस्पेक्शन ऑफ वर्क। ट्रेनर जो होता है इंस्पेक्ट करता है ट्रेनिंग का वर्क ताकि प्रोवाइड करे इमीडिएट रीइंफोर्समेंट करेक्ट मेथड की परफॉर्मेंस की। उसके बाद अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ये जो ट्रेनिंग की टाइप है जो कि कंबाइन करती है क्लासरूम ट्रेनिंग लर्निंग को प्रैक्टिकल ऑन द जॉब एक्सपीरियंस के साथ स्पेशली फॉर टेक्निकल रोल्स। नाउ द जॉब रोटेशन। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो है स्पेशली एडवांटेजेस है स्मॉल कंपनीज के लिए जहाँ पर एम्प्लॉय जो है गेन अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट जॉब फंक्शंस और उनको रोटेट किया जाता है डिफरेंट जॉब्स के दरमियान कुछ दिनों के लिए जो हेल्प करता है उनको कि अवॉइड करें वो मोनोटोनी और बोर्डम यानी कि बोर होना सेम काम करते हुए रिपीटली। और उसके बाद है कि ग्रुप ट्रेनिंग थ्रू कॉन्फ्रेंस मेथड। एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज जो है इस ट्रेनिंग का क्या है कि पार्टिसिपेंट्स के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो शेयर करें अपना व्यू पॉइंट और एक्सपीरियंस एंगेज होते हुए डिस्कशन के अंदर कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। उसके बाद है हेयर अपेरेंट टेक्निक। इस मेथड के अंदर एंटरप्रेन्योर सेलेक्ट करते हैं एक इंडिविजुअल मैनेजमेंट सक्सेशन के लिए और एनकरेज करते हैं उनको कि वो सीखें हर एस्पेक्ट जो है कंपनी के ऑपरेशन का। उसके बाद है ऑफ द कंपनी प्रीमिसेस ट्रेनिंग। इसके अंदर शामिल है यूनिवर्सिटी और टेक्निकल कॉलेज करस्पॉन्डेंस कोर्स और ट्रेनिंग फिल्म्स। नाउ द इवैल्यूएटिंग ट्रेनिंग नीड्स इन स्मॉल बिजनेस। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग। सो ऑब्जेक्टिव्स यानी कि क्या स्पेसिफिक गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम के और व्हाट डू एम्प्लॉय नीड टू लर्न। सो क्या नॉलेज या स्किल्स या एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट जो एम्प्लॉयज़ को रिक्वायर हैं। और उसके बाद है फिर हाउ मच विल द प्रोग्राम कॉस्ट। सो हाउ मच विल बी द ट्रेनिंग कॉस्ट
ट्रेनिंग प्रोग्राम कॉस्ट क्या होगी इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सपीरियंसेस। और उसके बाद है फिर व्हाट विल बी द मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा और व्हाट काइंड ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज वुड बी नीडेड। सो आइडेंटिफाई करना नेसेसरी फैसिलिटीज़ या रिसोर्सेज जो कि ज़रूरी हैं ट्रेनिंग के लिए, और ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो अप्रोप्रिएट लेंथ है ट्रेनिंग प्रोग्राम की, और उसके बाद है ट्रेनिंग कंडक्टर्स हु विल कंडक्ट दी ट्रेनिंग, यानी कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा कंडक्ट करने के लिए ट्रेनिंग सेशंस, और हाउ विल इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम भी मेजर्ड, इनके प्लान करना कि कैसे असेस किया जाए और मेजर किया जाए जो सक्सेस और इफेक्टिवनेस है ट्रेनिंग प्रोग्राम की। नाउ द लेक्चर नंबर 29, इसमें सबसे पहले है लर्निंग जो है वो प्रोसेस है हासिल करने का न्यू नॉलेज, चेंज होना एग्जिस्टिंग बिहेवियर और एक्वायर करना स्किल, अडॉप्ट करना वैल्यूज़ या फिर डेवलप करना प्रेफरेंसेस। सो ह्यूमन लर्निंग जो है वो होती है किसके ज़रिए, एजुकेशन के ज़रिए, पर्सनल डेवलपमेंट के ज़रिए, स्कूलिंग के ज़रिए या फिर ट्रेनिंग के ज़रिए। लर्निंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, सो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लर्निंग होती है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। सो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि फॉस्टर करती है कंटिन्यूस लर्निंग उसके मेंबर्स के दरमियान, और कॉन्स्टेंटली अडॉप्ट करना और ट्रांसफॉर्म करना खुद को। उसके बाद है लर्निंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के 5 मेन फीचर्स हैं, जिसमें सिस्टम थिंकिंग है, पर्सनल मास्टरी है, और मेंटल मॉडल्स हैं, शेयर्ड विजन है और टीम लर्निंग है। सो जो कंडीशंस जो कि स्टिमुलेट करती हैं लर्निंग को वो आपके सामने हैं, एक एक करके इनको देखते हैं। पहला है बिहेवियर ऑफ बॉस जो है वो वाइटल रोल प्ले करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और दूसरे लोग जो है बॉस को देखते हैं और एमुलेट भी करते हैं, और जो हर एक इंट्रैक्शन होता है बॉस और सबऑर्डिनेट के दरमियान उसको देखा जाता है टीचिंग और लर्निंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर। उसके बाद है बिहेवियर ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बन जाते हैं, एम्प्लॉयज़ खुद से बना लेते हैं। सो जो बिहेवियरल नॉर्म्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं, बिहेवियरल नॉर्म्स जो कि फॉलो करते हैं इंडिविजुअल मेंबर्स, और ये ग्रुप्स या तो सपोर्ट करते हैं या फिर रेजिस्ट करते हैं, मुखालफत करते हैं चेंजेस की जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंट्रोड्यूस की जाती हैं। उसके बाद है इन्फ्लुएंस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और ऑब्जेक्टिव जो है कंपनी के रिफ्लेक्ट करते हैं और रीइंफोर्स करते हैं जो डिजायर्ड बिहेवियर होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, एक रैपिडली ग्रोइंग कंपनी जो है एक्सपेंडिंग फील्ड के अंदर प्रोवाइड करती है इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद है परफॉर्मेंस अप्रेजल। सो ये जो प्रोसेस में शामिल है काउंसलिंग और कोचिंग डिटेक्ट करने के लिए और करेक्ट करने के लिए एरर्स, और परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर शामिल है इस्टेब्लिशमेंट जो रिकॉर्ड्स की और इस्टेब्लिशमेंट जो स्टैंडर्ड्स की और रिकॉर्ड करना परफॉर्मेंस, और रिव्यू करना परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक और करेक्टिव एक्शन लेना। सो पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, इसके क्या पर्पस हैं। सो पहला है कि इवेल्यूएट करना परफॉर्मेंस को ओवर अ स्पेसिफिक टाइम, मोटिवेट करना एम्प्लॉयज़ को परफॉर्मेंस फीडबैक के ज़रिए, और इवेल्यूएट करना इंडिविजुअल्स एम्प्लॉय पोटेंशियल ग्रोथ और डेवलपमेंट के ज़रिए के लिए, और कलेक्ट करना इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग के लिए, और इवेल्यूएट करना इफेक्टिवनेस जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम की। सो नाउ द लिमिट्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। पहला है लिमिट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, हर इंडिविजुअल यूनिक है और डिफरेंट पीपल जो है वो परफॉर्म करते हैं सेम जॉब डिफरेंट तरीक़ों से। सिमिलरली तौर पे अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशनल कंडीशन जो है वो वेरी कर सकती हैं, वो भी वेरी करती हैं। जब क्रिएट किया जाए एक जॉब पोजीशन डिस्क्रिप्शन, मैनेजर्स को ट्राई करना चाहिए कि वो अलाइन करें उसको उनकी अंडरस्टैंडिंग के साथ जॉब रिक्वायरमेंट्स की। जबकि होता क्या है कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल डिफरेंसेस की वजह से पोजीशन डिस्क्रिप्शन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है कम्प्लीटली एक्यूरेट या फिर कॉम्प्रिहेंसिव हो। उसके बाद है इनएडिकेसी ऑफ अप्रेजल एंड प्रॉब्लम ऑफ रिलायबिलिटी। अप्रेजल के अंदर अक्सर शामिल होता है सब्जेक्टिव एलिमेंट्स जैसे कि इनिशिएटिव, क्वालिटी ऑफ वर्क, कोऑपरेशन और एडेप्टेबिलिटी, जो कि इन्फ्लुएंस हो सकता है पर्सनल स्टैंडर्ड से अप्रेजर के। बायस और प्रिजुडिस जो है कॉमन ह्यूमन शॉर्टकमिंग है जो कि अफेक्ट कर सकते हैं अप्रेजल प्रोसेस। उसके बाद है इम्पेडिमेंट्स इन कम्युनिकेशन, मैनेजर्स जो है वो एम्फेसाइज करते हैं प्रोवाइड करने के ऊपर फेयर क्रिटिसिज्म जो कि बेस करता है परफॉर्मेंस अप्रेजल के ऊपर, जबकि एम्प्लॉयज़ जो है अक्सर परसीव करते हैं उसको एज अ क्रिटिसिज्म
और रिएक्ट देते हैं डिफेंसिवली उसको। उसके बाद है फिर फेलियर टू मोटिवेट। अप्रेजल प्रोसीजर्स जो है वो प्राइमरीली डिज़ाइन नहीं किए गए हैं प्रोवाइड करने के लिए मोटिवेशन एम्प्लॉय को। डिज़ायर क्या है कि चेंज किया जाए और इम्प्रूव किया जाए। चेंज और जो इम्प्रूव है वो आना चाहिए। डिज़ायर ये कि जो चेंज और इम्प्रूव है वो इंडिविजुअल के अंदर से आना चाहिए। उसके बाद है एम्प्लॉय मोरल। मोरल से मुराद एक एम्प्लॉय का एटीट्यूड होता है बहुत से फैक्टर्स की तरफ वर्क एनवायरनमेंट के अंदर, जैसे कि उनकी जॉब, पे और सुपीरियर्स। उसके बाद है इनडायरेक्ट टेक्निक टू मेजर द मोरल। एक जो टेक्निक है मेजर करने की एम्प्लॉय मोरल वो होती है सर्वे के ज़रिए, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ से जो है वो पूछा जाता है कि वो असेस करें उनकी फीलिंग्स स्पेसिफिक फैक्टर्स की तरफ कंपनी के अंदर। और दूसरा मेथड है डिस्क्रिप्टिव सर्वेज, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड करते हैं डिटेल आंसर्स क्वेश्चंस के। पहला है इंडिकेटर्स ऑफ एम्प्लॉय मोरल। ये जो है ऑब्जर्वेबल साइन और या फैक्टर्स हैं जो कि रिफ्लेक्ट कर सकते हैं ओवरऑल मोरल जो है एम्प्लॉय का एक कंपनी के अंदर। उसके बाद है हाई एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो। ये इससे मुराद जो है वो एक सिग्निफिकेंट नंबर है एम्प्लॉय का जो कि लीव कर रहे हैं कंपनी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। और उसके बाद है हाई नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। अगर इजाफा होता है वर्क प्लेस के एक्सीडेंट के अंदर, ये जो है एक साइन हो सकता है लो एम्प्लॉय मोरल का। और उसके बाद लोअर प्रोडक्टिविटी, जब एम्प्लॉय मोरल लो होता है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है प्रोडक्टिविटी के ऊपर। और उसके बाद इंक्रीज नंबर ऑफ डिफेक्टिव आउटपुट, अगर इजाफा हो रहा है नंबर ऑफ एरर्स के अंदर या फिर डिफेक्टिव आउटपुट के अंदर, ये इंडिकेट दे सकता है एम्प्लॉय मोरल जो है वो बेहतर नहीं है। नाउ द डिसिप्लिन। डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम आ सकती है लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, लैक ऑफ इंटरेस्ट और केयरलेसनेस की वजह से। डिसिप्लिनरी एक्शन मे बी टेकन फॉर द फॉलोइंग एक्ट। इन एक्ट्स के लिए डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, जैसे डिसऑर्डरली कंडक्ट। इसमें शामिल है रिपोर्टिंग फॉर वर्क वाइल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का इन्फ्लुएंस होना या फिर इंगेज होना डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर के अंदर। और उसके बाद है फिर डिसऑनेस्टी, किसी भी तरह की डिसीट, लाइंग या फ्रॉडलेंट बिहेवियर जो है वो वारंट कर सकता है डिसिप्लिनरी बिहेवियर एक्शन। और उसके बाद है ऑब्टेनिंग एम्प्लॉयमेंट बाय यूजिंग फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड करना इनएक्यूरेट या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हायरिंग प्रोसेस के दरमियान, ये एक सीरियस ऑफेंस है। और उसके बाद है वायलेशन ऑफ सेफ्टी प्रोसीजर, फेल हो जाना, फेलिंग टू एडहेयर टू सेफ्टी प्रोटोकॉल्स या फिर डिसरिगार्डिंग सेफ्टी मेजर्स, उससे जो है डिसिप्लिनरी कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। और उसके बाद है फिर गैम्बलिंग, इंगेज होना यानी गैम्बलिंग एक्टिविटीज़ में। और उसके बाद है एक्सेसिव टार्डीनेस, कॉन्स्टेंटली लेट होना वर्क के लिए विदाउट एनी वैलिड रीज़न, वैलिड रीजंस के बगैर वो भी। और उसके बाद है इनसबऑर्डिनेशन, रिफ्यूज़ करना इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए, डिसरिस्पेक्ट शो करना या डिमॉन्स्ट्रेट करना एक डेफिएंट एटीट्यूड जो है अपने सुपीरियर्स की तरफ, उससे क्या होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। नाउ द टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन। पहला है प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन। प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन जो एक डिसिप्लिनरी अप्रोच है जिसमें शामिल इम्पोज करना मिनिमल कॉन्सिक्वेंसेस जो है फर्स्ट ऑफेंस के लिए, और इंक्रीज करना सेवरिटी जो है पनिशमेंट की सब्सिक्वेंट वायलेशंस के लिए। उसके बाद है पॉजिटिव डिसिप्लिन। पॉजिटिव डिसिप्लिन को कंसिडर किया जाता है मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन, क्योंकि इसका फोकस होता है करेक्ट करना और स्ट्रेंथन करना इंडिविजुअल्स को। और उसके बाद है फिर लिसन टू द एम्प्लॉयज एज टू गेट कंप्लीट फैक्ट एंड क्लैरिफाई मिसअंडरस्टैंडिंग। इम्पॉर्टेंट होता है कि लिसन किया जाए एम्प्लॉयज़ को, ताकि जमा की जाए कंप्लीट फैक्ट्स को जमा किया जाए और क्लैरिफाई किया जाए कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग जो कि हुई है।
और उसके बाद एक्सप्लेन नॉट ओनली दैट समथिंग इज बीइंग डन इनकरेक्टली बट ऑल्सो ऑन एज टू वाई एम्प्लॉय शुड बी डूइंग इट द अदर वेज। यानी कि जब एड्रेस किया जाए डिसिप्लिनरी इशू को, सो क्रूशल होता है कि ना सिर्फ हाईलाइट किया जाए कि क्या हो रहा है इनकरेक्टली, बल्कि प्रोवाइड भी किया जाए एक करेक्ट क्लियर एक्सप्लेनेशन के एम्प्लॉय को वाई द एम्प्लॉय शुड बी डूइंग इट डिफरेंटली। और उसके बाद है फिर देयर मस्ट बी नो फेवरेट एंड प्रिविलेजेस, सो फेयर ट्रीटमेंट दिया जाए सबको, कोई भी फेवरेटिज्म नहीं होनी चाहिए या फिर प्रिविलेज होना कुछ इंडिविजुअल्स के लिए। और उसके बाद है प्रोवाइड फॉर अपील अगेंस्ट डिसीजन कंसिडर्ड अनफेयर, यानी कि राइट हो अपील का, एम्प्लॉयज़ के पास अपॉर्चुनिटीज़ होना चाहिए कि वो अपील कर सकें डिसीजन जिसको वो अनफेयर कंसिडर करें। लेक्चर नंबर 30, इसमें सबसे पहले है क्वालिटी। क्वालिटी से मुराद जो है वो पूरा करना स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स या फिर स्पेसिफिकेशन जो है एक प्रोडक्ट के लिए या सर्विस। और उसके बाद है फिर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ क्वालिटी। सो पहला है डिज़ाइन क्वालिटी। डिज़ाइन क्वालिटी एनकम्पेस करती है बहुत से एस्पेक्ट, जैसे कि मटेरियल, फॉर्म, अपीयरेंस और फंक्शन जो है क्वालिटी एक प्रोडक्ट की। और उसके बाद है फिर मैन्युफैक्चर्ड क्वालिटी। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो प्रोसेस है कन्वर्ट करने का रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स के अंदर, या फिर कंप्लीट करना इंटरमीडिएट प्रोसेसेस ताकि प्रोड्यूस किया जाए सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड। सो पुअर क्वालिटी जो है वो क्या होती है, आउटकम होती है पुअरली कंट्रोल्ड मैन्युफैक्चर्ड प्रोसेस की। और उसके बाद फिर क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल जिसकी शॉर्ट फॉर्म QC है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसको ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं ताकि असेस करें, रिव्यू करें क्वालिटी जो है बहुत से फैक्टर्स की जो कि इन्वॉल्व हैं प्रोडक्शन में। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल ही कंटिन्यू है। सो इससे मुराद जो है वो कलेक्शन है मेजर्स की जिनको इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि प्रिवेंट किया जाए प्रोडक्शन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की। सो ये जो अप्रोच है, दिस अप्रोच प्लेसेस एन एम्फेसाइज ऑन 3 एस्पेक्ट्स। सो पहला है एलिमेंट का, इसके अंदर शामिल है कंट्रोल्स, जॉब मैनेजमेंट, वेल डिफाइंड प्रोसेसेस, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, इंटीग्रिटी क्राइटेरिया और रिकॉर्ड आइडेंटिफिकेशन। ये एलिमेंट्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं कि इंश्योर किया जाए इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट। उसके बाद है कॉम्पिटेंस। ये एस्पेक्ट्स जो है वो रिलेट करते हैं नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस और जो क्वालिफिकेशन इंडिविजुअल्स की इन्वॉल्व हैं वो क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस में। और उसके बाद है फिर सॉफ्ट एलिमेंट्स, इसमें शामिल है पर्सनल इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंस, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, मोटिवेशन, टीम स्पिरिट और फॉस्टर करना क्वालिटी रिलेशनशिप्स। नाउ द कंट्रोल। कंट्रोल जो क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर इनकम्पेस करता है प्रोडक्ट इंस्पेक्शन विच इन्वॉल्व्स विजुअली एग्जामिनिंग, यानी कि विजुअली तौर पर एग्जामिन करना हर प्रोडक्ट को, ऑफन यूटिलाइजिंग अ स्टेरियो माइक्रोस्कोप फॉर डिटेल इंस्पेक्शन, इससे पहले कि उसको रिलीज़ किया जाए एक्सटर्नल मार्केट में। नाउ दी टोटल क्वालिटी कंट्रोल और मैनेजमेंट। सो टोटल क्वालिटी कंट्रोल या फिर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ये एक अप्रोच है जो कि बियॉन्ड है ट्रेडिशनल स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल मेथड से और जो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स हैं, सो ये उसके बियॉन्ड है। और उसके बाद है फिर स्टैटिस्टिकल क्वालिटी और प्रोसेस कंट्रोल। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल जो है वो एक मेथडोलॉजी है जो कि अप्लाई करती है स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल्स और टेक्निक वेरियस स्टेजेस के ऊपर, डिज़ाइन के, प्रोडक्शन के, मेंटेनेंस के और सर्विस के, ताकि अचीव किया जाए क्वालिटी कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में। और स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल जो वो रिलाइज ऑन मेजरिंग वेरिएशन, यानी मेजर करना वेरिएशन जो है मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में, और इस्टेब्लिश करना कंट्रोल लिमिट जो कि बेस करता है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरिएशन कॉज्ड बाय कॉमन फैक्टर। नाउ द एस्पेक्ट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, पहला है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्वालिटी, दूसरा इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी। सो कंट्रोल ऑफ क्वालिटी कैन बी अचीव बाय, कंट्रोल ऑफ क्वालिटी को अचीव किया जा सकता है किसके ज़रिए? पहला है कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या है कि मैनेज करना और कंट्रोल करना इन्फॉर्मेशन जो कि रिलेट करती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से। और उसके बाद है कंट्रोल ऑफ परचेज एंड स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल। दिस पर्टेन टू द मैनेजमेंट ऑफ परचेजिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग सिलेक्टिंग करना सप्लायर्स, असेस करना उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, इंश्योर करना टाइमली प्रोक्योरमेंट जो है रॉ मटेरियल्स की। उसके बाद है कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसका जो फोकस है वो है मॉनिटर करने के ऊपर और कंट्रोल करने के ऊपर वेरियस स्टेजेस और एक्टिविटीज़ जो कि इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। और उसके बाद है कंट्रोल ऑफ फिनिश गुड्स। इसमें शामिल है इंस्पेक्ट करना और इवेल्यूएट करना फाइनल प्रोडक्ट्स ताकि इंश्योर किया जाए कि वो
पूरा कर सके स्पेसिफाइड क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। और उसके बाद है कंट्रोल ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड टेस्ट इक्विपमेंट। दिस इंटेल्स मेंटेनिंग एंड कैलिब्रेटिंग दी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और टेस्ट इक्विपमेंट जो कि यूज़ होते हैं क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस में। और उसके बाद है कंट्रोल ऑफ करेक्टिव एक्शन। इससे मुराद जो वो इम्प्लीमेंट करना मेजर्स ताकि एड्रेस किया जाए आइडेंटिफाइड नॉन कन्फर्मिटीज़, डिफेक्ट्स या फिर इश्यूज जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर या फिर प्रोडक्ट्स। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर आपको MGT 601 SME मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 23 से लेकर 30 तक करवाए गए, आपको मेन पॉइंट्स करवाए गए। आपको अगर इस बारे में कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और स्लाइड्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। Thanks for watching this video and best of luck for your exams.